हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एस सी और पीसीएस मेंस के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास लेकर के। आज हमारा ये फर्स्ट क्लास होगा, मॉक टेस्ट होगा कि ये पीडीएफ है और इसमें हम लोग देखें प्रश्नोत्तर केवल देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किया गया है फ्रांस के साथ। व्याख्या भी देखते चलेंगे हल्का फुल्का कि इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यातव्य है कि भारत, रूस, USA तथा चीन के बाद अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जनक किसे माना जाता है? तो ये जॉन मैकार्थी को AI का जनक माना जाता है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, AI का जनक किसे माना जाता है? जॉन मैकार्थी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने विशेष रूप से अग्नि, पृथ्वी और जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना, जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुई थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के स्थान पर 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष के जनक कहा जाता है। तो हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? तो हो जाएगा हमारा आंसर डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G तकनीकी में G का पूर्ण रूप क्या है? G फॉर जनरेशन। G फॉर जनरेशन अर्थात 5वीं पीढ़ी और नवीनतम जनरेशन होता है, जो मोबाइल नेटवर्क की नवीनतम और तेज तकनीकी को दर्शाता है। यह सेलुलर नेटवर्क की क्षमता का विस्तार करता है, जिससे पहले से कहीं अधिक डिवाइस नेटवर्क का उपयोग कर सके। 5G और 4G से तेज और ज्यादा सुरक्षित है। 5G 4G से ज्यादा तेज व सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि DNA की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर DNA? DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल एसिड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि DNA की खोज ये फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में की थी और जिसे उन्होंने न्यूक्लियॉन कहा था। हालांकि DNA की प्रसिद्ध डबल हेक्सिलिक द्विकुंडलित संरचना की खोज ये वाटसन और क्रिक ने 1953 में की थी। तो द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? 1953 में वाटसन और क्रिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। क्या है? परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसे 1991 में पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग SEDEC द्वारा विकसित किया गया था।
तो क्वेश्चन आएगा कि इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसे विकसित किया गया था CDAC के द्वारा, अर्थात सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इसका सेंटर स्थित था पुणे में, जिसके प्रमुख डॉक्टर विजय भाटकर थे। और परम 8000 को भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्पर CRISPR Cas9 तकनीकी का मुख्य उपयोग किसमें होता है। तो इस तकनीकी का मुख्य उपयोग जीन एडिटिंग में होता है। क्रिस्पर Cas9 तकनीकी का मुख्य उपयोग जीन एडिटिंग में होता है। यह एक क्रांतिकारी जैव तकनीकी उपकरण है जिसके द्वारा वैज्ञानिक DNA विशिष्ट अनुक्रमों की सटीकता से हटाने, जोड़ने या बदलने का काम करते हैं, जिसका उपयोग आनुवंशिक रोगों के उपचार और कृषि में सुधार के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो का अर्थ कितने मीटर से संबंधित है। तो नैनो का अर्थ होता है 10⁻⁹, पीको का अर्थ होता है 10⁻⁻12 एंड माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻6। तो यहाँ पर नैनो का हो जाएगा 10⁻⁹, अर्थात 1/अरबवां हिस्सा। 1 मीटर का 1/अरबवां हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, भारत का परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा ये 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को हुआ था। यह ऐतिहासिक परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था और इसे पोखरण 1 के नाम से भी हम जानते हैं। इसने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न देशों की श्रेणी में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर की आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करने के लिए है। तो आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए है। किसका अध्ययन करने के लिए है? तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए है। आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए है। आदित्य L1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सौर मिशन है। इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों कोरोना क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करना है और हवाओं व अंतरिक्ष तथा मौसम व उनके प्रभाव को समझना। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज बिंदु 1 अर्थात L1 के पास एक प्रभाव मंडल कक्षा में हेलो ऑर्बिट में स्थित है, जहां यह बिना बाधा के सूर्य का निरंतर अवलोकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट को हम लोग क्यूबिट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिट कहते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट को क्यूबिट कहते हैं। क्लासिकल बिट 0 और 1 के विपरीत एक क्यूबिट सुपरपोजिशन के कारण एक ही समय में 0 और 1 या दोनों 0 और 1 का मिश्रण अवस्थाओं में रह सकते हैं। एंटेंगलमेंट वह घटना है जिसके द्वारा क्यूबिट्स आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 3G मोबाइल सेवा सबसे पहले किस कंपनी ने शुरू की थी। तो भारत में 3G मोबाइल सेवा सबसे पहले BSNL ने शुरू की थी। भारत में 3G मोबाइल सेवा सबसे पहले सरकारी कंपनी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर शुरू की थी। यद्यपि कि दिसंबर 2008 में 11 दिसंबर को MTNL ने दिल्ली मुंबई में पहली 3G सेवा लॉन्च की थी, लेकिन देश भर में यदि कहा जाए तो 3G को व्यापक रूप से प्रसारित करने का श्रेय BSNL को जाता है, जिसने फरवरी 2009 में इसकी शुरुआत की थी। विकल्पों में MTNL नहीं है, इसीलिए हम BSNL को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मानव DNA की पूरी मैपिंग है। क्या है? मानव DNA की पूरी मैपिंग है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन जेनेटिक प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मानव DNA की पूरी मैपिंग करना था, जिसके तहत मानव DNA में मौजूद लगभग 3 बिलियन रासायनिक सार
युग्मों के अनुक्रम को निर्धारित करना, सभी जीनों की पहचान करना और इसे आनुवंशिक जानकारी को डेटाबेस को संग्रहित कर उसका विश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो गगनयान मिशन संबंधित है मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा से। किससे है? मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है। गगनयान मिशन मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है। इसके मुख्य बिंदु है गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट के 3 दिनों के लिए भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। गगनयान मिशन के लिए SLV Mk3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। यह मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान में सक्षम देशों अमेरिका, रूस, चीन के विशिष्ट समूहों में शामिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में विज्ञान हमेशा अस्थायी है, सत्य है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, सत्य है। और विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, तो ये कथन गलत है। विज्ञान सीखने के अंतः विषयक है, ये भी सही है। तो एक बार व्याख्या की तरफ हम देख लेंगे। विज्ञान की इस प्रकृति संदर्भ में विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, सही नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान केवल जानकारियों या तथ्यों की सूची नहीं है, बल्कि यह तथ्यों को खोजने, जांचने और समझने की एक गतिशील प्रक्रिया है। विज्ञान अस्थायी है, नया ज्ञान आने पर बदल सकता है और विज्ञान संदेहवाद और अंतः विषयक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है। अगला है टॉपिक हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो इससे जो है हम एक एक जो है ये टॉपिक को कवर करेंगे ताकि बेहतर तरीके से कवर हो जाए और हेडिंग भी अच्छे तरीके से हेडिंग वाइज। तो यहीं पर इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ेंगे हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।